तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इसमें ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो, वैल्यू ऑफ मनी तो आप सबको पता है, ऑब्वियसली सबको मालूम है। वैल्यू ऑफ मनी तो ऑब्वियसली आपके 100 रुपए है तो आपको मालूम है 100 रुपए में कितने बिस्कुट के पैकेट आ जाएंगे। 10 रुपए वाले 10 आ जाएंगे, ठीक है ना। होलसेल की दुकान में जाओगे तो शायद 11 आ जाएगी, ठीक है। उसकी एक वैल्यू है, ठीक है ना। आपको पता है कि आप जाओगे, इससे ये अमाउंट आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या टाइम की अकॉर्डिंग भी पैसे की वैल्यू कम ज्यादा होती है? हमें ये समझना पड़ेगा। इस चैप्टर का मेन टारगेट आपको जो बताना है, मनी की वैल्यू तो आपको पता है कि आप मनी है ऑब्वियसली, तो आप जा रहे हो, फीस दे रहे हो, स्कूल की फीस दे रहे हो, ट्यूशन की फीस दे रहे हो, आप मूवी देखने जाते हो, 500 रुपए की टिकट है तो मूवी आप देख सकते हो, है ना। ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। क्वांटिटेटिव वैल्यू है। लेकिन क्या टाइम की अकॉर्डिंग भी वैल्यू चेंज होती है? ऑब्वियसली। कैसे? वो कहना चाह रहा है कि आज मैंने आपको 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए में आज आप मान लीजिए 2 मूवी टिकट आप ले सकते हो, ठीक है। आज के दिन में 500 रुपए पर टिकट है मान लो, या थोड़ा सा चलो मूवी को हो जाएगा। एक मिनट, दूसरा कोई टॉपिक लेते हैं। मान लो आज 100 रुपीज में आप 10 लीटर कोई ऑयल आप लेते हो, ठीक है। 10 लीटर कोई ऑयल है आपको मिल रहा है, 10 लीटर, ठीक है। अब 1 साल बाद आपको 1000 रुपए दिए, मैंने कहा 10 लीटर ऑयल ले लेना और मेरे नाम का ये यहाँ पे दे देना। आप भूल गए, आप भूल के देना, किसी को देना। 1 साल बाद आपको याद आया कि हाँ जी, पर्सन ए ने मुझे 1000 रुपए दिए थे और ये कहा था कि 10 लीटर जो ऑयल है वो वहां पे देना। अब हम मार्केट गए 1 साल के बाद, अब वहां पे हमने कहा जी मार्केट में कि 10 लीटर ऑयल दे दो जी। उसने 10 लीटर आपको ऑयल दे दिया, जो भी था, ठीक है। अब आपने उसने लिया आपसे 1200 रुपये। अब आप कहोगे कि उसने तो 1000 रुपये दिए थे, उस वक्त था भी, ऐसा बात नहीं है वो उसने गलत दिया। उसने मैंने 10 लीटर के लिए 1000 रुपये दिए, वो आपकी गलती है, आप भूल गए। 1 साल के बाद आपने कहा चलो मैं 10 लीटर ऑयल ले लेता हूँ, और गए मार्केट में, वो आपको 1200 रुपये मांग रहा है दुकानदार, तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि आज अगर मतलब कि आपको 10 लीटर ऑयल मिल रहा था, तो 1 साल के बाद वही 10 लीटर ऑयल आपको 1200 में मिलेगा। मतलब 1000 रुपये, मतलब जो 10,000 की जो वैल्यू थी, वही 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई है, अब रिड्यूस हो गई है, बड़ी नहीं है। क्योंकि आज 12,000 रुपये में 10 लीटर हो जा रहा है, तो 1 साल के बाद उसी 1000 रुपये में कितना लीटर ऑयल आएगा बताना। 10/1000 इंटू 1200, ये आएगा ना, ठीक है। सॉरी, 12,100, ठीक है। तो कितना होगा ये, नियर बाय आपका ये आ जाएगा 25/3, मीन्स 8.33 लीटर समथिंग ऑयल आएगा आपको। इसका मतलब ये डिफरेंस हो गया है आपके पास, 1.67 का डिफरेंस है। मतलब कि इतना डिफरेंस आपकी वैल्यू में आ गया पैसों की, पड़े हुए पैसे में। आपने कुछ नहीं किया, आपने लिया, इकट्ठा किया और रख लिया अपने पास, तो इतने पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो गई है आपकी। तो इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि आपके इसीलिए कहते हैं कि कि पैसा है ना, पैसा लेके रख लो, वो बढ़ेगा थोड़ी। पैसा आप लेके अपने जेब में रखे, अपने घर में आपने अपने कहते हैं ना अपने लॉकर बंद कर दिया पैसे को, वो बढ़ नहीं रहा, वो पड़ा पड़ा घट रहा है। क्यों? तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। आज आप जो चीज आज से पहले 4 साल पहले 5 साल पहले एक स्कूटर आती थी, 5-4 हजार रुपये स्कूटर आ जाती थी एक्टिवा। आज वही स्कूटर की कॉस्ट मेरे हिसाब से शायद 1 लाख के अकॉर्डिंग है। हाँ, मैं 50,000 रुपये इकट्ठे रखे थे, मैं स्कूटर लूंगा, स्कूटर लूंगा, स्कूटर लूंगा, और 5 साल हो गए आपको सोचते हुए कि मैं अभी मैं पेट्रोल के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम नहीं करता, 50,000 रुपये तो है, मैं बाद में लूंगा। आज आप लेने के पता लगा वो 1 लाख का स्कूटर हो गया, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना। देखा जाए तो स्कूटर के हिसाब से तो 50% डिक्रीज हो गई वैल्यू। तो हमें यही समझना है, जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसको कैसे मेंटेन किया जाता है और क्यों जरूरी है मेंटेन करना। अब यहां बात करते हैं उधार की। आपके पास कोई 10,000 रुपये लेने आया, ठीक है। आपने कहा जी 10,000 रुपये, या आप गए
आप भी किसी में 10,000 रुपये लेने के लिए गए, आपका बहुत खास दोस्त था, ठीक है जी। अब देखो दोस्त था तो उसने आपको 10,000 रुपये दे दी, अब आपने उसको अगले साल जाके 10,000 रुपये लौटा दिए, ठीक है। अब आप बताओ आपने अपने दोस्त का क्या किया, नुकसान किया या नहीं किया, ये बताओ। यस सर। नुकसान कर दिया आपने, अपने दोस्त का नुकसान कर दिया। क्यों? जो 10,000 रुपये आप पहले ले गए थे, आप 10,000 रुपये आप लौटा रहे हो। आपको सोचना चाहिए कि उसकी वैल्यू, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो तो डिक्रीज हो चुकी है ना। वो 10,000 रुपये में जो काम पहले कर सकता था, वो आज 10,000 रुपये में नहीं कर सकता वो। तो अब अगर मान लो वो आपसे कुछ पैसे मांग मांग ले, वो उसको पता है कि 6% वैल्यू जो है ना, इसे बोलते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। पैसे की जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो 6% मान लो, ऑन एवरेज 5-6% आज के टाइम में चल रही है, 4 से 6%। उसने ना आपसे 6% उसने कहा कि मेरे को ना एक्स्ट्रा पैसा दे देना, जिससे ना मैं नो लॉस नो प्रॉफिट पहुंच जाऊंगा। तो उसने 6% का मतलब है, अगर 6% लिया, इसका मतलब कितने रुपए हो गए, 600 रुपये उसने आपसे एक्स्ट्रा मांग लिए। अब वो हो गया 10,600। ये एक्स्ट्रा पैसे जो उसने लिए आपसे, कि आपने उसकी मनी यूज करी ना इसका, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। वो अभी भी 600 रुपये लेके भी आपके लिए तो बुरा बन गया। आप कहोगे मेरा खास दोस्त था, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, अगले 6% मेरे इंटरेस्ट ले लिया, बताओ। आप तो 4 जगह ये सुनाते रहोगे इस बात को, ये सोचना भूल जाओगे कि भैया उस टाइम की वैल्यू भी तो घट रही है। उसने तो अपना बस इसने ये ध्यान रखा कि मेरा नुकसान ना हो, बस। अभी तो हाँ, अगर वो कहता मेरे को 12% चाहिए, वो 12% आपसे डिमांड कर लेता, ठीक है, तब मैं कहता कि उसने आपसे 1,200 रुपए का लिए हैं, तो 11,200 रुपये, तो आप कह सकते हो कि उसने आपसे 600 रुपये कमा लिए, 600 रुपये कमा लिए। लेकिन वे बताऊं मैं आपको, अगर आज के टाइम में यही पैसा आप कहीं पे भी आप अप्लाई कर दो, बैंक में भी रख दो, बैंक में भी चलो 3-4 एफडी करा दो, या कोई शेयर मार्केट में लगा दो, तो एक नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड है, देखो आप कॉमर्स स्टूडेंट है, आप सब पढ़ोगे धीरे धीरे, और पढ़ भी रखा होगा आप सबने कहीं ना कहीं बीएसटी के अंदर। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप पैसा लगाते हो ना, तो 15 से 20% का आराम से रिटर्न मिलता है, बिना मेहनत करे, बिना किसी रिस्क के। जो रिस्क फ्री हम कह सकते हैं, पर होता नहीं है रिस्क फ्री कुछ भी, पर हम कह सकते हैं असली टाइम में 15% तो बहुत आराम से मिलता है रिटर्न। अब आप सोचो, आपसे उसने सिर्फ 12% लिया है, इसका मतलब अगर वो पैसे नहीं देता, वो कहीं अपनी पॉलिसी में या कहीं इन्वेस्ट कर देता, शायद उससे ज्यादा कमा लेता। फिर भी आप कहोगे जी उसने मेरे से कमा लिया, उसने आपसे अभी भी घाटे में है वो, क्योंकि यही पैसा किसी और को लगाता तो फायदे में रहता। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने दोस्त की अपने रिश्तेदारी के चक्कर में थोड़े कहते हैं यार इंटरेस्ट ले लिया, तो इंटरेस्ट लेना और देना, मैं मेरे एक पर्सनल सोच है कि ये प्रैक्टिकली ठीक होता है। क्योंकि अगर आप किसी से भी कोई चीज लेते हो, किराए पे लिया आपने, हमें मकान लिया किसी से रेंट पे, अब 1 करोड़ रुपए का मकान है, ठीक है ना, आप सब हुड्डा में रहते हो मोस्टली, ठीक है ना, तो मतलब कुछ बच्चे तो रहते होंगे पॉश एरिया में, जहाँ उनके मकान की कीमत मान लो 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, या प्लस है। अब उनको रेंट पे देने पड़ जाए, तो रेंट आप दोगे, कोई कितना रेंट देगा, 20,000 पे रेंट देगा आपको उस मकान में, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 पे रेंट दे दे, आई थिंक, है ना। अब वो 30,000 रेंट आ रहा है, आप उस 1 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट की वो निकालोगे ना कॉस्ट, वो उससे बहुत कम है। तो जो रेंट आपने यूज किया है ना, आप दे रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कितना ज्यादा है कितना कम है, पर वो देना पड़ेगा ना आपको। कहने मतलब आप किसी की भी चीज को यूज करते हो, ऑब्वियसली ये एक, मैं समझता हूँ राइट है उसका कुछ ना कुछ देना। हाँ, ये हो सकता है कि वो कम ले ले मिनिमम, ठीक है, और अगर वो आपसे ज्यादा कमाना चाहता है, आपका दोस्त नहीं है, प्रॉफिट सोच रहा है, तो वो मैक्सिमम ले लेगा, ठीक है, पर वो लेगा जरूर। जहां जीरो होगा ना, जहां जीरो होगा, वहां देने वाले को हमेशा नुकसान होगा, मगर दे भी रहा है और नुकसान भी ले रहा है। तो पॉइंट मेरा क्लियर है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सब कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपने कल को सारे मनी पे ही आपको काम करना है सारा, तो आपको समझना पड़ेगा चीज को कि टाइम वैल्यू ऑफ जो मनी है, वो उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, और जो हर कोई नहीं समझता इन चीजों। टू बी क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, तो टाइम वैल्यू में अब हम बात करते हैं, इसका टाइम वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चार्ज लेना चाहिए।
तो इंटरेस्ट जो भी कोई लेता है या देता है वो एक मार्केट का मतलब रूल है जिससे वो काम करते हैं सारे, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो है, जो अब चार्ज लिया जाता है वो दो तरीके से लिया जाता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लिए, उसने कहा जी 2 साल 1 साल के बाद मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, तो आपने उसका 10% फाइंड आउट किया और वैल्यू आ गई आपकी 1,000 रुपीज। और यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो होगा 10,000 प्लस 1,000 ऐड कर दें, अगर हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर दें अमाउंट बनेगा और दैट विल बी 11,000, ठीक है। अगर वो कहता है ये हो गया 1 ईयर के लिए, अगर वो कहता है नहीं 2 ईयर्स के लिए निकाल दो, तो आपने कुछ नहीं करना, इसी 10,000 को 10% ही निकालना है और 2 साल का ऐड कर देना, दैट विल बी 2,000। और इसमें वही प्रिंसिपल जो है हमारा ये 10,000 फिक्स करेगा, तो ऐड करेंगे तो इन अमाउंट हो जाएगा आपका 12,000। सीए के केस में कहता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और 1 साल का इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो वो आपका जो है वो 1,000 ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसको हम ऐड कर दें प्रिंसिपल 10,000 को सीए में ऐड कर दें तो अमाउंट आएगा ऑब्वियसली वो भी रहेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड सेम होता है, लेकिन जब बात करते हैं सेकंड ईयर की, सेकंड ईयर में वो कहता है ये जो अमाउंट था, तो आप ऑब्वियसली समझो इस बात को, प्रैक्टिकली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कैसे, आपने 1 साल बाद पैसे दे रहे थे मुझे, मान लो 10,000 रुपए, आप आए 11,000 आपकी जेब में थे, आप मुझे देने लगे, घर पे आपका फोन आ गया उसी वक्त कि हाँ जी किसी और के पैसे चाहिए, कोई जरूरत पड़ गई, तो आपने मुझे दिए नहीं, आपने कहा सर ऐसा है दिक्कत हो गई है तो मेरे को अगले साल दूंगा, चलो जी आप फिर चले गए। अब अगले साल आप आओगे तो मुझे बताओ, आपने 2 साल पहले 10,000 रुपए लिए थे, लेकिन नेक्स्ट लास्ट ईयर की बात करूं जब आप दे भी रहे थे, समझ लो आपने मुझे दे भी दिया फिर वापस दे दिए, तो आपने मुझे 11,000 लिए थे आपने, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मैं 11,000 रुपए पे लगाऊंगा, 10,000 रुपए में नहीं लूंगा, मगर 11,000 रुपीज पर आपका 10% इंटरेस्ट चार्ज लगेगा आपकी बात। तो अब की बार जो आएगा वो आपका वो आएगा 1100 और टोटल अमाउंट हो जाएगा 12,100। ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि 1,000 का इंटरेस्ट था ना, इसी का अगर आप 10% निकाल दो वो बनता है 100 रुपए, तो वही 100 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो ये 100 रुपए जो एक्सेस आया अमाउंट, ये है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल पे तो लग ही रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट है ना वो भी हर साल आपका प्रिंसिपल बनता जा रहा है, बना प्रिंसिपल में ऐड कर दो, फिर इंटरेस्ट बना फिर प्रिंसिपल में ऐड कर दो। तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट को जब हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, जहां पे प्रिंसिपल फिक्स होता है। अब मैं 3 साल के लिए बात करूं तो देखो 3 साल के लिए बात करूंगा इसका 13,000 होगा। अब इसका 3 साल के लिए बात करूं मैं तो क्या होगा, देखो भाई 10,000 नहीं, अब करेंगे 12,100 पे, वही 10% निकाल लें इसका इंटरेस्ट, तो मेरे ख्याल में 1210, इसी में 1210 ऐड कर दूं अगर मैं, तो 01331, देखो अब यहाँ 13,000 हो गया अमाउंट यहाँ का। अब ये जो फर्क है इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ SI एंड CI। लेकिन इसमें एक चीज बताओ, एक चीज और है, यहाँ पे आपने 10,000 रुपए लिए और लिए ही 3 साल के लिए, सीधा सा उसने कह दिया मैं सिर्फ 3 साल के बाद दूंगा, आप 3 साल के बाद आए, आपने मुझे दे दिया कितना, 13,000। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, आपने कहा जी सर मैं 3 साल के लिए 10,000 रुपये मुझे दे दो, ठीक है, और लेकिन मैंने कहा कि मैं 3 साल के ले तो जाओ, पर मैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 10% एनुअली चार्ज करूंगा। एनुअली चार्ज करने का मतलब है आप पैसे देने आओ चाहे ना देने आओ, मैं हर 1 साल के बाद आपका अपना इंटरेस्ट निकालूंगा और उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 10 10 10 टोटल कितना हुआ 30%, तो यहाँ भी देखा जाए तो 30% ही तो हो गया, तो यहाँ भी 30% होगा, ऐसा नहीं है उसको 30% चार्ज नहीं हुआ। यहाँ कितना चार्ज हुआ बता सकता है कोई, कितने % चार्ज हो गए यहाँ पे, यहाँ पे इसको चार्ज हुआ 330
33%। कैसे? देखो 3310 आपका इंटरेस्ट था, किस पर था ये? 10,000 रुपए के ऊपर, और टोटल परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे 20 कैंसिल, 10 कैंसिल, 33.1% आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। जो कहा तो ये क्या था आपके पेपर पे, तो ये लिखा गया, आपने साइन करवाया मैंने ये कह के कि हाँ जी 10,000 रुपये ले जाओ फॉर 3 ईयर, लेकिन 10% एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली एक वर्ड लिखा होता है वहां पे, कंपाउंडेड एनुअली। तो आपने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, हर साल तो 10% है, वो भी 10% ले रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 30% हो गया, 10 10 10 30, 10 10 30 नहीं बढ़ेगा वो, अगर वो सीए लगाएगा तो 3 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 33% पड़ेगा, और सिंपल टेस्ट लगाएगा तो 30 पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी कंसेप्ट, हाँ जी बोलो। अरे 33.1 कैसे आया? बेटा आपने 10,000 रुपये मुझसे लिए थे, है ना? लिए थे ना? यस सर। हाँ तो वापस तो कर रहे हो ये बताओ। ठीक है, तो आपने कहा मैं 3 साल के बाद करूंगी मैं, ठीक है, तो 3 साल के लिए आपने पैसे लिए, मेरे से चले गए, 3 साल आप पैसे देने आए, आप तो लेके आए इतने कि ऑब्वियसली 10,000 रुपये लिए 3 साल के लिए, तो हिसाब 3 साल का हिसाब ही लगेगा सर, है ना? तो आपने 13,000 मुझे दिए, पर आप ये बोल के कि सर तो मैथ्स के टीचर हैं, ठीक है, उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, तो मैंने अपने पास हिसाब लगा के बैठा हुआ था इतना 13,310 रुपीज, आपने मुझे दिए 13,000। मैंने कहा बेटा ये 13,000 आप कम दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू सीआई ये 13,310 रुपीज बन रहे हैं। आप कहोगे कि नहीं सर 13,000 बनते हैं, मैं कहूंगा जी नहीं ये बनते हैं। आप तो लगा रहे हो प्रिंसिपल सिंपल टेस्ट, और मैं लगा रहा हूँ 33 में। वो कहेगी देखो मेरे पास लिखा हुआ है सर, आपने साइन कराए थे मुझसे, क्या लिखा हुआ है सर? मैं पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आपने पढ़ के सुनाया मुझे, 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। अब वो आपकी गलती है कि आपने कंपाउंडेड वर्ड पे ध्यान नहीं दिया। कंपाउंडेड का मतलब होता है कि हर साल जो इंटरेस्ट बना वो प्रिंसिपल में ऐड होगा, और आई विल चार्ज दैट इंटरेस्ट ऑन दैट इंटरेस्ट, ठीक है ना? तो मैं उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग 1 साल का आपका बनता है प्रिंसिपल अमाउंट बनता है आपका 11,000, फिर दोबारा हमने इसका 10% निकाला तो बन गया आपका 12,100, फिर दोबारा 10% निकाला तो 33। तो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा ये बताओ, यही देना पड़ा ना 3,310 रुपीज, और वो प्रिंसिपल कितना था आपका 10,000, तो 10,000 रुपये आपको इंटरेस्ट इतना देना पड़ा, तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा एक्चुअली? एक्चुअली कितना इंटरेस्ट पड़ गया? वो पड़ा 33%। आप जिसको 30 सोच रहे थे वो 30 नहीं था, वो एक्चुअली इफेक्टिव कितना पड़ा 3 साल के बाद आपको 33.1%। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये एक्चुअली चीज यही जो बैंक जो करते हैं ना, बैंक इसी पर ही गेम चलाते हैं। आपको जो क्रेडिट कार्ड पे बिल मिलता है ना, क्रेडिट कार्ड मिलता है, उन पे बिल ऐसे ही होते हैं ये, और इसकी कैलकुलेशन हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर है? 3 चीजें आपने सीखनी है आज। सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज होती है। वैसे दोनों चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, और एक यहाँ पे थोड़ा सा नया टॉपिक मैंने जो छोटा सा ऐड किया है वो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि एक्चुअली में आपको 3 साल के बाद 4 साल के बाद एक्चुअल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा, आपको कितना पे करा टोटल। तो वो स्टार्टिंग जो प्रिंसिपल लिया था उसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करते हैं हम, तो वो होता है हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीनों पॉइंट क्लियर है सबको? क्योंकि फिर इसके बाद मैं फॉर्मूला बताऊंगा और फिर क्वेश्चन करेंगे। बस कंसेप्ट क्लियर है तीनों चीजों पे? यस सर। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो देखो सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो आपके पास फॉर्मूला है। देखो कंसेप्ट से तो हम करेंगे नहीं, बार बार इतना लॉन्ग प्रोसेस तो नहीं अप्लाई करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला है पी आर टी अपॉन 100, सबने पढ़ रखा है ये। यहाँ पे क्या करते हैं हम, आर अपॉन 100 नहीं लिखते ज्यादातर, हम यहाँ पे ना फ्रैक्शनल करते हैं यूज। आर अपॉन 100 को हम लिखते हैं आई,
मतलब PIT लिखते हैं, ऐसे छोटा टी लिखना चाहो छोटा लिख सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है PIT होता है, P प्रिंसिपल, I फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर 10% अगर है तो 10% का मतलब I जो है मेरा कितना होगा अपॉन 100, इट मीन 0.1 वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो PIT, और अगर यहाँ पे होगा अमाउंट निकालना हो तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस PIT, और इसमें से भी P कॉमन ले लें तो 1 प्लस IT। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे मुझे ये वाला रिलेशन भी यूज करना पड़े, तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हमें P फाइंड आउट करना है, मान लो I और T दिया हुआ है, अमाउंट भी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है आपका, ऐसे ही CI का फॉर्मूला, CI का लिए फॉर्मूले के लिए हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला एक्चुअली, क्योंकि CI के लिए हम करते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो है P1 प्लस वही R अपॉन 100, पावर T लिख लो या पावर N लिख लो, आप कर सकते हो। T लिखना चाहते हो T फॉर टाइम, ठीक है। N लिखना चाहते हो तो N भी लिखना, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, तो N लिख देते हैं। तो इसमें भी R अपॉन 100 को आप लिख सकते हो P1 प्लस I लिखते हैं पावर N। ये अगर आपको यहाँ पे CI लिखना है तो ऑब्वियसली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे हम, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा P, और इसमें से भी चाहो तो P कॉमन लेना पड़े किसी केस में तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे लिखा हुआ आ जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। अब ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, ये तो रिलेशन है ही हमारे पास, ये सारी चीजें। अब इसमें गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है कंपाउंडेड एनुअली में, कंपाउंडेड सेमी एनुअली में, और ठीक है, और आगे चलेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे हम, मैं आपको एग्जांपल कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड एग्जांपल, उसी से सारी चीजें कंपेयर कर लेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे बताओ, इन दोनों फॉर्मूले को लेकर किसी को डाउट हो तो बताओ। सर हाँ जी, अरे जो नीचे आपने A लिखा है इसकी जगह CI नहीं लिखना। हाँ जी, सॉरी, और इक्वेशन वही चल रही थी ना, ठीक है। चलो इससे पहले मैं एक आपको ना फॉर्मूला एक ये वाला ट्राई करके दिखाता हूँ कैसे करना है। मान लो क्वेश्चन है जहाँ पे प्रिंसिपल है 10,000 और आर है आपका वही, आसानी से लेते हैं 10%, टाइम ले लिया हमने 2 ईयर। हाँ जी बताओ अमाउंट कितना होगा, चलो फटाफट करके बताओ, कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, कैलकुलेटर गेम है सारा यहाँ पे। 10,000 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर 2, 0 0 कैंसिल, 1.1, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये आएगा 10% हो गया ना, 1.1 121, 12,100। बिल्कुल सही, 12,100, 12,100. बिल्कुल सही, 12,100, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो ये आ गया, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सब बहुत एक्सपर्ट हैं फोन को लगाने में। टाइम वही है, कंपाउंडेड जो है ना, कंपाउंडेड एनुअली ही है, ये ध्यान रखना। तो मैं कंपाउंडेड को नहीं छेड़ रहा बिल्कुल भी, फॉर्मूला लगाना सिखा, कंपाउंडेड एनुअली है, और टाइम दे दिया मैंने 1 ईयर 6 मंथ। अब बताओ इसका मतलब 1 ईयर 6 मंथ के लिए एनुअली ही कंपाउंडेड है। आपने बैंक में पैसे जमा कराए, वो एनुअली देता है, लेकिन आपको 1.5 साल के बाद जरूरत पड़ गई तो आप इंतजार थोड़ी करोगे 2 साल पूरे होने का, आप तो बैंक जाओगे, बैंक आपको पैसे निकाल के देगा, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा फिर? 11,550। 11,550। हाँ जी, और कोई? देखो फॉर्मूला अगर हम लगाएं, फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या आ जाता है यहाँ पे, 10,000 तो है ही है, तो वो टाइम जो है ना ये है 1.5 ईयर। जब एनुअली है ना ये, तो इसकी यूनिट भी एनुअली ही होनी चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शन में आ जाए, एक रूल ये ध्यान रखो। अब इसी को सोल्व करना है, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर लिखेंगे 1.5, 1.5 ही लिखो। अब 1.5 को सोल्व कैसे करना, जो कंप्लीट पार्ट है उसको तो अलग कर दो, पावर 1 कर दो, और जो हाफ है उसको अलग कर दो।
अब इस हाफ का क्या करना है, इस हाफ को ना इस पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तो वैल्यू कट के ये आ गई, कितनी आ गई 11/10। यहाँ हाफ को जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो क्या आएगा 5 आएगा। तो ये जो बनेगा ना आपका 1 + 5/100 बन जाएगा। तो अब आप इसको सोल्व करो, ये जो आंसर आएगा ना वो आपका करेक्ट आंसर। मतलब कि कहने वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना उसको अलग करके, जैसे एक्सपोनेंट का रूल होता है कि बेस सेम है, तो देखो इस हाफ का मतलब क्या है एक्चुअली, मतलब तो 1 + हाफ ही है ना। तो बेस सेम है तो पावर अलग हो जाएगी, तो पावर अलग कर दी मैंने, और बस ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसलिए डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करके आपको सोल्व करना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व। 2 0 और 0, 3 0 कट, इसको सोल्व कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,550। हाँ जी ये। तो फॉर्मूला अगर आपको फ्रैक्शनल में लगाना है तो फ्रैक्शन पार्ट ऐसे होता है। ओके, एक क्वेश्चन और देता हूँ, फॉर्मूला ट्राई करना सीखिए पहले तो। वही अमाउंट वही है हमारा, आपकी बार है 12%, नहीं 10,000 ही अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम आपके पास देना आपको 2 ईयर और 5 मंथ। अब बताओ क्या, 2 ईयर 5 मंथ का फाइंड आउट करना है। सर कंपाउंडेड भी लगाना है। हाँ जी एनुअली, हाँ जी है एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली ही है। देखो रूल क्या था, रूल यही था 10,000 1 + r। देखो ये 5 मंथ है, इसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा, तो 2 5/12 आएगा ये। तो 5 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो 5/12 ईयर। मैंने कहा ना यूनिट सेम होनी चाहिए, ये एनुअली है तो ये एनुअली ही होना चाहिए चाहे वो फ्रैक्शन में क्यों ना हो, ये रूल हमेशा ध्यान रखना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा एनुअली ही चलेगा, जब ये ईयर है ये ईयर है तो ये भी ईयरली ही होगा। तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, इसकी इसकी और कंपाउंडेड की, कंपाउंडेड के हिसाब से ही बाकी दोनों की होंगी। तो ये आएगा 2 5/12। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको भी रूल क्या बताया मैंने आपको, पावर 2 अलग कर दो, 31,058। एक में कर लेना, ये 5/12 अलग कर दो। अब 5/12 को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 + 5/12 मल्टीप्लाई करना है, इस वाले टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई और 12/100, तो 12 से 12 कट जाएगा और यहाँ पे तो आपके पास आ गया 112/100 पावर 2, और इसको सोल्व करो। तो आपके आंसर क्या आएगा 13171.2। हाँ जी वो आप एक बार कैलकुलेट करके बताओ मुझे, 105 क्या आंसर आ रहा है 13171.2। ये आपका आंसर है। सर हम इसमें 5/12 को मल्टीप्लाई में क्यों लेंगे अंदर? यही एक रूल है फ्रैक्शन को सोल्व करने का। देखो जिनके पास मैथ था 11th 12th में, तो ये ना लिमिट का कंसेप्ट है, ठीक है। 1 + x की पावर अगर n हो और n एक फ्रैक्शन हो तो 1 + nx होता है उसका एक्सपेंडेड बायनोमियल थ्योरम से। अगर जिन्होंने 11th 12th में मैथ था उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको नहीं था ना उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको तो ये ध्यान रखना है कि अंदर मल्टीप्लाई करो दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, ये बायनोमियल थ्योरम है 1 + x की पावर n, और जब x और n दोनों बहुत छोटी वैल्यू हो जाती हैं तो nx 1 पर nx बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है, तो बाकी टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वहां से एक रिजल्ट निकल के आता है ये, ठीक है। तो फिलहाल हमारे को उस कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, पर मेरी ये गारंटी है कि आप कभी भी फ्रैक्शनल में अगर हो, बिग फ्रैक्शन में अगर है, कंप्लीट को अलग कर दो, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो और क्वेश्चन सॉल्व। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, फॉर्मूले को अप्लाई करने का यही तरीका, ओके।
डन। यस सर। अब हम बात करते हैं सेमी एनुअली और क्वार्टरली वाले केसेस की, और फिर बात करते हैं उसकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाना, हाँ जी देखो, इससे पहले वाला। इससे भी पहले ओके हो गया सर। नेक्स्ट है, अब हम ना एक ही क्वेश्चन को कर लेते हैं अलग तरीके से। मान लीजिए 10,000 ही हमारा प्रिंसिपल है और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स कर लेते हैं 12%, 10% कर लेते हैं, चलो जल्दी हो गया। और पहला जो केस है हमारा वो है एनुअली। एनुअली के केस में और टाइम ले लेते हैं हम, एनुअली है और टाइम भी चेंज करता रहता हूँ मैं, सो एनुअली है, टाइम भी 1 ईयर ही कर देते हैं, ठीक है, इसी को समझ लेते हैं। टाइम भी फिक्स होता है। एनुअली अगर करेंगे तो अमाउंट क्या होगा, सिंपल सा है, 10,000 है, 1 + 10/100 और डेट करें इसको तो ये आएगा हमारा 11। डन है ये। नंबर 2, अगर हो जाता है सेमी एनुअल, सेमी एनुअल, उस केस में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब ये एनुअल है तो ये भी एनुअल होना चाहिए, तो यहाँ पे तो हम करेंगे 2 से डिवाइड, दैट विल बी 5% हाफ ईयरली। और जो टाइम है जो 1 ईयर था वो भी हाफ ईयर में होना चाहिए, इसको डबल करेंगे तो 1/2 हाफ ईयर, तो 2 हाफ ईयर। अब यहाँ सेमी एनुअली है तो इसी में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, 10,000 1 + 10 था, यहाँ हम लिखेंगे 5%, और जो टाइम है, जो पीरियड है, कितनी बार काउंट कर रहे हैं पीरियड, वो 2 हो गया। इसको सोल्व कर दो बेटा, क्या वैल्यू आएगी, 105100। 11,025। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये देखो ये अमाउंट आ जाएगी। तीसरा केस वो कहता है क्वार्टरली। क्वार्टरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10/4, दैट मीन्स 2.5% क्वार्टर ईयर, और जो टाइम है वो 1 ईयर दिया होता है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वार्टर ईयर मतलब 3 मंथ, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, मतलब कितने बार कैलकुलेट करोगे, 4 बार, 4 बार आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल बना रहे हो एक तरीके से, ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्वार्टर ईयर हो जाएगा हमारा। और यहाँ फॉर्मूला अगर लगाएं, हाँ जी बताओ, आप बताना कैलकुलेटर से जरा सॉल्व करके। 11,039। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें मैं ना क्वार्टरली भी नहीं दे रहा, सेमी एनुअली भी नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें चेंज करते हैं कुछ, ठीक है। अब मान ले सेमी एनुअली है, मैंने चेंज किया है इसमें टाइम को ना 9 मंथ रखा है। अब बताओ क्या करें, प्रिंसिपल वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है 9 मंथ का, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, बट टोटल टाइम को मैंने चेंज किया, 1 ईयर से चेंज करके 9 मंथ कर दिया, बाकी सब कुछ नहीं। बताओ कैसे करेंगे, क्या आंसर है, 4.5 मंथ्स हो जाएंगे फिर। 4.5, वही चीज तो समझनी है, नहीं सर टाइम को 9/24 देखो 9/24। हाँ देखो क्या करेंगे, 9/24 कैसे? नहीं, देखो चलो मैं बताता हूँ आपको, कोई भी देखो क्या करना था, 12/9 करेगा सर। देख लेते हैं मैडम, मैं तो रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ ना सारे, तो मेरे को आंसर नहीं मालूम, और मैं बता दूँ करके रहता हूँ, मैच कर लेना, डिनोट कर लेना। सेमी एनुअली है तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेमी एनुअली ही होना चाहिए, मैंने क्या कहा, एनुअली है तो सबको एनुअली में कन्वर्ट करो। सेमी एनुअली में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% है, इसका मतलब आप इसको लिखोगे ईयरली अगर है
तो इसका आपने लिखना है 5% हाफ ईयर है। तो ये चीज दूसरा टाइम 9 मंथ दिया है। 1.5 ईयर 9 मंथ में कितने हाफ ईयर होते हैं? चलो ये बताओ। हम क्या, मैं तरीका बता रहा हूँ सिंपल सा। 9 मंथ है और आपको क्या चाहिए 6 मंथ का है ना, क्योंकि हाफ ईयर चाहिए ना। तो आप क्या करो, इस 9 में ना 6 मंथ से डिवाइड कर दो। 9 मंथ है तो 6 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी 3/2 हाफ ईयर, जिसको मतलब 1.5 ईयर। ये आएगा ना। देखो 9 मंथ में क्या होगा, 6 मंथ का तो 1 बन गया, बाकी 3 मंथ का क्या हुआ, 3 मंथ जो क्वार्टरली है उसके 1 क्वार्टर को क्या कह सकते हो, हाफ ईयर भी तो कह सकते हो। तो 1.5 ईयर नहीं आएगा ये? बताओ। यस सर। सिंपल सर सा इसे है। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 9/12 into 2। 9/12 into 2 क्या आएगा फिर? यही आएगा। 3/2 यही आएगा, यही हाँ आएगा। जी। देखो मैं तो वो तरीका बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड है, जिससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम कोशिश करें एक पैटर्न को यूज करें। तो 9 मंथ रूल क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो कंपाउंडेड होता है टाइम की यूनिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी हाफ ईयर हो गया, ये भी हाफ ईयर हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था। क्या होगा, प्रिंसिपल 10,000, आर को 5% यूज करनी है और पावर क्या है 1.5, यही कराया था ना। अब सोल्व कर दो। इस क्वेश्चन को सोल्व करना मैंने पहले सिखाई दिया आपको, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देखना 105/100 और ये 5 का हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, तो 102.5 ये सोल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 10762.5 100762.5 ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली देखो ये 1 साल का है और ये 6 सर। मंथ का है, 9 मंथ का। हाँ जी बोलो ये 9/6 एक बार दोबारा बताना। बेटा। हम ये कह रहे हैं 6 मंथ इक्वल होता है 1.5 ईयर, यही होता है। यस सर। तो 1 मंथ इक्वल टू क्या आएगा, 1.6 हाफ ईयर। ओके। यस सर। तो 9 मंथ इक्वल टू कितना हाफ ईयर होगा, 9/6 हाफ ईयर। सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा दो। तो बेसिक मैथ है ना हमारा, उसमें बहुत ताकत है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। सर हमने 1/2 को कैसे सोल्व किया? अभी तो पिछला क्वेश्चन कराया था बेटा, याद हो? ये पिछले क्वेश्चन में पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी एक डिजिट पहले से, तो ये पहले होता है। ये रहा देखो 5/12 है, तो 5/12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने भी यहाँ ये तो किया, इस हाफ को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.5 आ गया ना, तो डायरेक्टली मैं 2.5 लिख दिया, ठीक है। यस सर। हाँ तभी मैंने वो पहले सिखा दिया था, मुझे मालूम है ये यूज होगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलो अब देखो, अब लास्ट टॉपिक हमारा बस। ये एनुअली में इतना है, ये सेमी एनुअली में इतना है, क्वार्टरली में इतना है। क्वार्टरली में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा? आप तो ये कहोगे ना सर 10% है 1 ईयर, मैंने कहा जी क्वार्टरली, आप कहोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ा ना आपको, देखो 39 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े। तो अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा वो यहाँ पे आपको बताना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा, ई की वैल्यू को बात करूं तो वो कितनी होगी, कितना इंटरेस्ट कितना हो रहा 1039, कितने रुपए पर इंटरेस्ट हुआ टोटल 10,000 पर, और उसका परसेंट बताओ कितना। ये आपका हो गया 10.39%। क्लियर है? मतलब आपको कहीं पे कागज पे लिखा हुआ है कि आपसे 10,000 आप लेके जा रहे हो, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 ईयर के लिए, पर लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसका मतलब आपको 10% लिखा हुआ है, लेकिन आपको 1 साल बाद 10% नहीं लगेगा। आपको कितना लगेगा, 10.39% एप्लीकेबल होगा आपके पास। ओके डन। सर आपने इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला नहीं बताया था एक बार, 1 + i होल पावर n - 1। मैडम बताया तो था, पहले बेसिक तो समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुको, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, ठीक है। अब इसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए, जैसे कि बता रही है बच्चा बता रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है ये
1 प्लस आई रेशो पावर n माइनस 1। भाई आपको मान लो प्रिंसिपल दिया ही नहीं हुआ, प्रिंसिपल दिया ही नहीं हुआ आपको, तो वैसे नॉर्मल बात कर रहा है कि ना 10 मैंने लोन लिया है, उसने बताया नहीं कितने घर का लोन लिया है, उसने कहा जी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसने कैसे अप्लीकेबल है, उसने कहा जी क्वार्टरली एप्लीकेबल है, तो वो उसको कैसे समझाएगा, ठीक है, तो उसको इस फॉर्मूले से समझाएगा कि 10% दिया है ना और क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली का मतलब कितना हो गया 2.5, तो यहाँ पे आई का मतलब 2.5 अपॉन 100 हो गया ना इस तरीके से। अब साल में कितनी बार हो गया 4 बार, इसको डायरेक्टली एक बार सोल्व करके देखें हम, ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 1.025 पावर 4 माइनस 1, एक बार सोल्व करके बताना क्या वैल्यू आएगी है। मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या नहीं, ये ठीक है ठीक है, हाँ जी बताना क्या वैल्यू है पावर 4, कैलकुलेटर से करो क्या मैं करूँ। 1.103812। हाँ 1.103812 और इसमें से हाँ। -1 कर देंगे। हाँ जी वो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.103 0.103812। हाँ 812 को राउंड ऑफ करके मैं 9 कर दिया, ठीक है ना, ऐसे मान लो आप। तो 1.039 आ गया मान लो। अब इसको ये आई है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10.39% ही आ जाएगा। 10.39। ये सही है। वो 0.82 जो है ना वो कोई दिक्कत नहीं होती, वो केवल फर्क आ जाता है वैल्यू में लास्ट में डिजिट। क्लियर है, तो इफेक्टिव रेट का दैट फॉर्मूला क्या है, ये आपको तीसरा लास्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है एंड योर टॉपिक इज टोटली फिनिश। 4.1 एंड 4.2 बहुत आपने इन्हीं फॉर्मूलों को, इन्हीं कंसेप्ट को यूज करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी और एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं करना। क्लियर है सर एक बार वो करा दो, वो फ्यूचर वाला और वो प्रेजेंट वाला, एक बार एक क्वेश्चन उसका। बेटा वो ना 4.3 में है, अभी बच्चे जो नए बच्चे ना वो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। पता क्या है, वैसे मैं बता देता हूँ, जो चलो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। वैसे देखो फ्यूचर वैल्यू सिंपल है, अमाउंट ही तो फ्यूचर वैल्यू है। मान लो कहता है कोई सिटी है, उसकी पॉपुलेशन है 2 लाख, तो 2 लाख की पॉपुलेशन हर साल 5% बढ़ जाती है, बताओ 4 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। तो एक तरीके से अमाउंट ही तो पूछ रहा है वो, किसी अमाउंट को तो हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, अगर वो 2 लाख पे ही निकाल रहे हैं तो, ठीक है ना। तो 2 लाख पर फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी 4 साल के बाद, अगर हर साल 5% पॉपुलेशन बढ़ जाती है उस सिटी की, तो 4 से ये करेंगे एनुअली 4%, 5% किया हुआ है, अब 16%। तो ये फ्यूचर वैल्यू जो अमाउंट है ना हमारा, वो एक तरह से फ्यूचर वैल्यू ही है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें एन्युटी नहीं है, इसमें एन्युटी का केस अलग होगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिफरेंशिएट करूंगा, पर उससे पहले 4.1 और 4.2 बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर एक बार पीछे वाली पेज दिखाना। हाँ जी देखो ये इसमें ये इफेक्टिव रेट में 1039 कहाँ से आया? कौन सा कह रहे हो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में फॉर्मूला से ऊपर 1039। 1039 ये वाला यहाँ पे, यहाँ पूछ रहे हो बेटा। यस सर। तो देखो सिंपल सा है, आपने 4 साल, आपने देखो 10,000 रुपये लिए 1 साल के लिए और कंपाउंडेड, थर्ड केस को देखो, ठीक है। थर्ड हम इसका निकाल रहे हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने 11,039 रुपीज आपने पे करे, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा टोटल 1,039, ठीक है। और कितने का पड़ा ये 10,000 पे, तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि 1,039 का इंटरेस्ट है 10,000 रुपये पर, कितना इंटरेस्ट हुआ वही था। ओके चलो जी अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। पहले स्क्रीनशॉट ले दो सर। ये जो लेने हैं, गुड म्यूट करो अपना। एक मिनट, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जिसने लेना है। ये पेज नंबर 1 से दिखा देता हूँ आज के कोई मिनट स्टार्ट। ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3,
सर अभी इसके क्वेश्चन कराओगे और आगे तो टॉपिकल कराओगे ना? हाँ जी, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, एक मिनट, 5 में ये 5 है सर। ये फ्यूचर वैल्यू का छोटा सा है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में 4A के अंदर सभी क्वेश्चन में देखो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। PRT/100 का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है देखो, ठीक है ना। तो इस जगह ये तो सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के। हो सकता है किसी में टाइम पूछे, किसी में कोई कुछ, मान लो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मतलब कि आपके पास अगर प्रिंसिपल x है, प्रिंसिपल अगर x है तो अमाउंट 2x हो जाता है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, x मतलब कि 2x माइनस x दैट इज x। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SI इक्वल टू होता है PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट भी x, प्रिंसिपल भी x। यहाँ तक तो ये सब कुछ यहाँ पे हो गया। तो नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं, वुड बी ट्रिपल वगैरह, नंबर ऑफ ईयर एंड ट्रिपल का। अब ये भी कह रहा है 10 साल में डबल हो रहा है। इस तरह R ये है और T 10 है, 10। तो सोल्व कर देगा, x से s कट गया, 0 0 कट गया, यहाँ पे 1 है, तो R इक्वल टू क्या आ गया, 10%। 10%। अब आ जाओ नेक्स्ट केस पे। अब वो कह रहा है दोबारा से प्रिंसिपल तो x है लेकिन अमाउंट देखो 3x हो जाता है। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है हमारा, 2x। कितने साल में हो रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास R की वैल्यू मुझे दी होगी मैंने 10%, टाइम उससे पूछा गया आपके पास 300, 0 से 0 कैंसिल, x से x कैंसिल, t इक्वल टू क्या आ गया 20 ईयर्स में ये ट्रिपल हो जाएगा। ओके, आसान था। पहले वाले केस से R निकाला, वही R नेक्स्ट केस में अप्लाई कर दिया और टाइम आ गया। हाँ जी सर सम ऑफ मनी अमाउंट होता है, प्रिंसिपल होता है? सम ऑफ मनी, जो सम जो होता है, सम प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल। सम जब भी क्या बात है, सम, एनी सम, तो सम का मतलब प्रिंसिपल। नोट कर लो इसको। आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ट्राई करने पड़ेंगे और डाउट्स आएंगे तो देखो हम लूंगा मैं सबके डाउट्स। और मैं चाहता हूँ कि जो आसान से वो आप कर लो, फिर हम देखते हैं। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखा जाए ये देखो, इसमें भी इसी तरीके से CI है। चलो करके बताना, पहला एक बार क्वेश्चन कर सकता है कोई? क्लियर है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे? ए सर, ए। ए यस सर। यस सर। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। अच्छा 3 बताओ, 3 कर सकते हो? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। यस सर, अभी आपने फॉर्मूला बताया था। हाँ बस फॉर्मूला लगाओ। हाफ ईयरली है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हाफ ईयरली है तो 1.5% अपॉन 100 कर देंगे, परसेंट हटाएंगे तो इसको सी सोल्व ऑप्शन। करेंगे। ऑप्शन सी, ठीक है। देखो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हो जाएंगे। और फोर्थ बताओ, फोर्थ में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू, मतलब माइनस हो जाएगा। हाँ जी, माइनस हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस, क्योंकि 20% के हिसाब से रिड्यूस हो रहा है और फ्यूचर वैल्यू पूछा 1 - 20% कर देंगे। हाँ जी, तो जिनका नहीं हुआ उनको मैं बता देता हूँ एक बार। देखो डेप्रिसिएशन मतलब क्या है कि अगर मान लो आज आपने मशीन ली 1 लाख रुपए की और 20% उसका डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू 30,000 होगी, क्योंकि जो बेच दी उन्होंने तो 30,000 रुपए की थी। तो कितने साल उसकी लाइफ रही? तो इसका कहना मतलब है कि फ्यूचर वैल्यू जो है 30,000,
बट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 1 लाख। जो प्रिंसिपल मीन प्रेजेंट वैल्यू, एनुअल मतलब कि फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, 1 लाख। और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है डिक्रीज हो रहा है वो है -20, क्योंकि डिप्रिसिएशन है तो -20 लेंगे अपॉन 100। टाइम पूछा गया आपसे, तो उसको सोल्व करना है। 40 से 40 कैंसिल, दैट इज 3/10। और यहाँ पे देखो 1/5, इट मीन्स दिस इज वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 मीन्स 0.8, मतलब 0.8 की पावर n, और ये 0.3। अब थोड़ा सा ना आपको कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर यूज करना आता है, 0.8 लिखो, मल्टीप्लाई 0.8 करो और फिर इक्वल का बटन दबाओ, तो जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 0.8 की पावर 2। फिर उसको दोबारा इक्वल का बटन दबाओ, फिर क्या होगा पावर 3, फिर इक्वल 4 करो, फिर आएगी पावर 4। तो ऐसे देखो कितनी बार इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद नियरेस्ट वैल्यू जो है वो 0.3 के इक्वल आती है, वो आपने बताना। 5 क्या ये 5? यस सर। अगर 5 आ रही है तो 5 आंसर है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा 5.4 आएगा। 5.4 आएगा, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि 5 पे वैल्यू क्या आ रही है, 6 पे वैल्यू क्या आ रही है, और उसके Yes, sir. किसके बीच में जा रही है, तो वो देखना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और नहीं तो आप हिडन ट्रायल से कर सकते हो। हिडन ट्रायल में तो देखो वो वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा ना, नहीं वो नहीं होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, सिंपल है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, और अब आपकी डाउट क्लास का शेड्यूल मैं बना देता हूँ जिसमें ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ही इसके डाउट ले लेंगे, अगर नहीं हो पाते तो नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट ले लेंगे। ठीक है, मैं शेड्यूल बना देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्यूसडे को 4.3 हम करा देंगे। ओके, यस सर।